जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, जिसमें अलग अलग क्रियाओं को वो संपादित करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त अपचयी ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि हानिकारक है। इसीलिए आवश्यक है कि कोशिकाओं में लगातार O2 उपलब्ध होती रहे, जिससे कि CO2 को बाहर निकाला जा सके। वायुमंडल ऑक्सीजन और कोशिकाओं में संपन्न होने से उत्पन्न होने वाली CO2 का आदान प्रदान की क्रिया को हम ब्रीथिंग कहते हैं और श्वसन कहते हैं। इसमें हम अपने हाथ को अगर अपने सीने पर रखते हैं तो सीने को हम ऊपर नीचे होता हुआ अनुभव करते हैं। श्वसन के कारण यह हमें महसूस होता है। अब हम श्वसन के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राणियों में जो अलग अलग वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न कशेरुकी जैसे स्पंज, सीलेंट्रेटा, चपटे कृमि, इनमें ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान उनके सारे के सारे शरीर की सतह के द्वारा सरल विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। केंचुए में आर्द्र क्यूटिकल्स द्वारा श्वसन होता है। कीटों में नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वह वातावरण में CO2 और O2 के कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। और इसके बाद ऑर्थोपोडा और मोलस्का में श्वसन के लिए एक संवहनीय संरचना, जिसको कि क्लोम या छिद्र कहते हैं, उनके द्वारा होता है, जबकि स्तरीय जीवों के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। कशेरुकी मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। सरीसृप और पक्षी और स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर जैसे कि मेढक जो पानी और धरती दोनों पर रह सकता है, वो नम त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकता है। अब मैं मानव श्वसन तंत्र की बात कर रही हूँ। हमारे पास 2 नासा द्वार होते हैं जो होठ के ऊपर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष में वायु पहुँचती है। नासा कक्ष ग्रसनी के एक भाग, जिसको नासा ग्रसनी कहते हैं, उसमें खुलता है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। नासा ग्रंथि कंठ क्षेत्र में स्थित घाटी द्वारा श्वसन नली में खुलती है। कंठ में उपस्थित पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पादन का काम करती है, इसलिए इसको हम ध्वनि पेटिका कहते हैं। भोजन निगलते समय पार्टी में एक पतली लचीलेदार उपस्थित पल्ले होते हैं, जो कि कंठ छद्म से ढके हुए होते हैं, जिसे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक दाईं ओर और बाईं ओर 2 प्राथमिक श्वासनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है और द्वितीयक और तृतीयक स्तर के श्वसनी और श्वासनिका बहुत सी पतली अंतस्थ जो है वो श्वासनिकाओं को समाप्त कर देती है। श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वासनी अपूर्ण उपास्थल वलयों और अलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वासिका बहुत ही पतले अनियमित भित्ति युक्त वही कयित थैली नुमा जैसी संरचना कूपिकाएं में खुलती हैं, जिन्हें वायु कूपिकाएं कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और श्वसनिक कूपिकाएं शाखित जाल फेफड़ों के समान हमें दिखती हैं। 2 फेफड़े जो कि द्विस्तरीय प्लूरा से ढके हुए रहते हैं। इसके बीच में द्रव होता है, जिसे प्लूरल द्रव कहा जाता है, जो कि घर्षण को कम कर देता है। बाहरी जो फुफ्फुस वर्णी झिल्ली फेफड़ों के संपर्क में आती है। बाह्य नासा छिद्र से अंतस्थ तंत्र में श्वसन में विनिमय भाग गठित होता है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं में संचित करता है, यह संचारित करता है, इसे बाह्य कणों के द्वारा मुक्त किया जाता है। विनिमय भाग रक्त और वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन और CO2 का वास्तविक विस्तरण स्थल होता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो कि शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष होते हैं।
वक्ष गुहा कक्ष, पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड, अधर भाग में उपास्थि, पार्श्व में पसलियों के नीचे गुंबद आकार के डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था इस प्रकार होती है जिससे कि वक्ष गुहा की आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों के आयतन को नहीं बदल सकते हैं। श्वसन के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला चरण श्वसन, जिसमें कि वायुमंडल और वायु के अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका को वायु को बाहर मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा, कूपिका झिल्ली के आर पार CO2 और O2 का विसरण होना। तीसरा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होना। चौथा, रुधिर में ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण होना। पांचवा, अपचयी कोशिकाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग तथा उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। अब श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन 2 चरणों में संपादित होता है। एक होता है अंतःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। जब वायुमंडल से वायु को अंदर खींचा जाता है उसको हम अंतःश्वसन कहते हैं। जब हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है तो उसको हम निःश्वसन कहते हैं। और वायु में फेफड़ों के अंदर ले जाने वाले या फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित हो जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जबकि वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब के सापेक्ष कम हो। और निःश्वसन तब होता है जबकि फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक हो और डायफ्राम हो। डायफ्राम एक विशिष्ट पेशी समूह होता है जो इस तरह से प्रवणताओं को उत्पन्न करता है। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन प्रारंभ हो जाता है जो कि अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है और बाह्य अंतरापर्शुक पेशी में संकुचन पसलियां और उरोअस्थि की ऊपर उठ जाता है जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण जो फेफड़ों का आयतन है उसमें समान वृद्धि होती है। इस तरह की वृद्धि फेफड़ों के दाब और वायुमंडल के दाब को कम कर देती है जिसमें बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया हो जाती है। डायफ्राम और अंतःपर्शुक पेशियों में शीतलन डायफ्राम है, उरोस्थि की सामान्य स्थान पर वापस ये कर देता है जिसमें आयतन घटता है, जिसमें फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फुफ्फुसी यानी कि फेफड़ी दाब वायुमंडल दाब से अधिक हो जाता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है। इससे हम निःश्वसन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से श्वसन, अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता बढ़ जाती है। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 12 से 16 श्वसन करने की क्षमता होती है। श्वसन गतिविधि यूं तो सम्मिलित वायु के आयतन को आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से निकाला जाता है। फेफड़ों के कार्यकलाप और नैदानिक मूल्यांकन में ये सहयोग प्रदान करते हैं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमता है। पहला है ज्वरीय आयतन। सामान्य श्वसन क्रिया को हम समय प्रति श्वास अंतः श्वासित या निश्वासित वायु के आयतन को लगभग 500 मिलीमीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य में 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर वायु प्रति मिनट में अंतःश्वसित और निश्वसित हो सकती है। दूसरा आता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। वायु आयतन का वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति में बलपूर्वक अंतःश्वसित हो सकती है, ये औसतन 2500 ml से 3000 ml तक हो सकती है। तीसरा निःश्वसन सुरक्षित आयतन।
वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा जो कि एक व्यक्ति में बलपूर्वक निःश्वसन कर सकता है वो 1000 से 1100 ml हो सकती है। अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है, ये 1100 मतलब 1100 से 1200 तक हो सकता है। ऊपर वर्णित सारे आयतनों को जोड़कर फेफड़ों के क्षमता को निकाला जा सकता है। अंतः श्वसन क्षमता सामान्यतः निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा एक व्यक्ति में अंतः श्वसित कर सकता है, उसे हम ज्वरीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है। निःश्वसन क्षमता सामान्यतः अंतः श्वसन और उसके उपरांत वायु की कुल मात्रा जो कि एक व्यक्ति में निःश्वसित हो सकती है, इसमें ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। तीसरा, क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु का वह मात्रा जो फेफड़े में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होता है। जैव क्षमता बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, उसके ERV और TB और IRV सम्मिलित है, जिसमें अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन और इसके बाद निःश्वसन भी उसको कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता बलपूर्वक निःश्वसन की पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा होती है। इसमें RV, ERV, TB, IRV सारी सम्मिलित होती हैं। अब अगला टॉपिक आता है गैसों का विनिमय। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक होते हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 के द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब को एक सारणी के द्वारा आपके लिए दर्शाया जा रहा है, जिसमें कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का यह संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 की घुलनशीलता और O2 यानी ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथाकूपिका की पतली शल की उपकला, कूपिकाओं की कोशिका की अंतःकला और उसके बीच में स्थित आधारी तत्व। फिर भी इनकी कुछ मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन की कूपिकाओं से ऊतकों और CO2 से ऊतकों से कूपिकाओं में
विसरण के लिए अनुकूलित होते हैं। गैसों का परिवहन ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन के माध्यम रक्त ही होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के, और शेष 3% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कर्णिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होता है। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीजन का परिवहन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कर्णिकाओं में से स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का गठन करता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणु के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर हमें सिग्माग वक्र, जिसको अंग्रेजी में सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, वह प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र भी कहा जाता है, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कूपिकाओं में जहां उच्च PO2 और निम्न PCO2 और कम हाइड्रोजन सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूलित साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च हाइड्रोजन सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को वियोजित करने के लिए अनुकूलित होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर की क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों में लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% के रूप में वहन करता है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस संबंध को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कूपिकाओं में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कूपिका में मुक्त हो जाता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कर्णिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम को हम एक रिएक्शन के द्वारा देख सकते हैं। ऊतकों में अपचय होने के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त
मतलब प्लाज्मा और आरबीसी में विसरित हो जाता है और HCO3 और H बना लेता है। कूपिका में PCO2 कम होने के यह प्रतिक्रिया हमें विपरीत रूप में नजर आती है, जिसमें CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कूपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 को मुक्त कर देती है। इस तरह प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीमीटर मात्रा मुक्त हो जाती है। अब मैं श्वसन का नियमन बता रही हूँ। मानव ने अपने शरीर और ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है उसमें। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो कि मुख्य रूप से श्वसन का नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पास के क्षेत्र में अन्य केंद्र स्थित होते हैं, जिन्हें हम श्वसन प्रभावी केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्रों के कार्यों को संयत करते हैं। इस केंद्र में तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर देता है और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास रस संवेदी लय केंद्र अति संवेदी होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होते हैं। इन पदार्थों की वृद्धि और यदि इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन स्थापित करते हैं, जिससे वे पदार्थ निष्कासित हो सकते हैं। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी रचनाएं, जो कि CO2 और H+ सांद्रता को परिवर्तित करके पहचान हम उसकी कर सकते हैं, तथा उपचारात्मक कार्यवाही के लिए लय केंद्र की आवश्यकता होती है। श्वसन के विकार, पहला है दमा, जिसको अस्थमा इंग्लिश में बोला जाता है। ये श्वसनी और श्वसनी के शोध के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है और ये जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। श्वसनी शोध, इसमें विशेष लक्षण ये होता है कि श्वास नली में सूजन आती है, लगातार खांसी आती है। तीसरा वातस्फीति, ये चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, गैसों का विनिमय की सतह घट जाती है, धूम्रपान करने से होता है। चौथा है व्यावसायिक श्वसन रोग। कुछ उद्योगों में विशेषकर पत्थर की घिसाई, पत्थरों को तोड़ना, धूल में काम करना, इन सब में कार्य करने वाले लोगों में ये देखने को मिलता है। ये भी दीर्घकालिक होता है, जिसमें फेफड़ों में गंभीर नुकसान ये पहुंचता है और कई बार ये उद्योग श्रमिकों को मुख आवरण, मतलब इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम जब भी काम करें तो मुख को आवरण से ढक लें या मुख को ढककर ही काम करें। तो बच्चों, आज मैंने आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताया, मानव श्वसन तंत्र के बारे में भी बताया, श्वसन का नियमन कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं और श्वसन तंत्र के कौन कौन से विकार होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ गृह कार्य के लिए, आप उसको हल कीजिए। निस्संदेह ही वह आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।